नमस्कार, जय हिंद। स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है और पॉलिटिकल थ्योरी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हैं जो आपको आपके आने वाला एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है। पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि सीक्वेंस में क्वेश्चन हम पॉलिटिकल थ्योरी के कर रहे हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गाया हाइपोथेसिस। गाया की अवधारणा किसने दी है? सबसे पहले गाया हाइपोथेसिस क्या होती है? गाया हाइपोथेसिस जो है, पृथ्वी को एक भौतिक यंत्र नहीं मानती है बल्कि एक जीवित यंत्र मानती है। भौतिक यंत्र नहीं मानती है, या यूँ मानती है कि पृथ्वी जो है एक जीवित शरीर की भांति है, जिसका अपने अंगों से संबंध होता है या अंतर संबंध होता है। पृथ्वी भौतिक यंत्र नहीं है बल्कि एक जीवित शरीर है, ये गाया हाइपोथेसिस कहती है। और इसके जो फाउंडर हैं या गायो हाइपोथेसिस की धारणा को स्पष्ट करने वाले कौन है? वो जेम्स लवलॉक हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विल किमलिका ने किन अधिकारों के अग्रदूत माने जाते हैं? तो विल किमलिका बहुत फेमस नाम है जो कि सांस्कृतिक अधिकार से रिलेटेड हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इनकी जो बुक है जिसमें इन्होंने सांस्कृतिक अधिकारों की बात की है, उसका नाम है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप। शॉर्ट में मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप आप ध्यान रखिएगा। और ये जो बुक है 1995 में पब्लिश होती है, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट। पूरा जो टाइटल है इसका, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ लिबरल थ्योरी ऑफ आपका माइनॉरिटीज़ राइट। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरा टाइटल पूछ लिया जाता है। तो मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप के अग्रदूत कौन है? विल किमलिका हैं। उनकी बुक का नाम क्या है? मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप अ लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटीज़ राइट। तो ये बुक का पूरा टाइटल थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? ऑप्शन है आपके पास एच जे लास्की, मिल्टन फ्रीडमैन, इसके अलावा रॉबर्ट नॉजिक और आपका हर्बर्ट स्पेंसर। अब बताना है इनमें से सकारात्मक उदारवादी कौन है। तो अगर हम इनमें से देखें तो आपका मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक और हर्बर्ट स्पेंसर, ये तीनों जो हैं आपके नकारात्मक उदारवादी हैं। और इनमें से सकारात्मक जो उदारवादी हैं वो एच जे लास्की हैं। लास्की का नाम ध्यान रखना है। एच जे लास्की जो हैं ये सकारात्मक उदारवाद के सकारात्मक उदारवाद को सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्की की फेमस बुक है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट, जहाँ पर ये लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। तो एक तो लास्की की बुक ध्यान रखनी है, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट। लास्की जो है बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हो जाते हैं, बहुत सारे इनके स्टेटमेंट भी पूछे जाते हैं। और बाकी के मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, हर्बर्ट स्पेंसर, इसके अलावा आपका जॉन लॉक, ये सारे आपके जो हैं वो नकारात्मक उदारवादी में आ जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संभ्रांत व्यक्ति, यानी जिनको एलिट्स कहते हैं या अभिजन कहते हैं, तो एलिट्स की भर्ती वैयक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से की जाती है? किसने बताया है? ऑप्शन आपके सामने है कि राजनीतिक संभ्रांत व्यक्तियों की भर्ती जो है वैयक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों पर की जाती है। इसे लोकतंत्र को समाज का ऐसा रूप बताने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन का सही आंसर है टी बी बॉटमोर। टी बी बॉटमोर ने बताया है कि जो एलिट्स होते हैं उनकी भर्ती वैयक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से की जाती है। और इनकी बुक का नाम है एलिट्स एंड सोसाइटी। ये भी आपको ध्यान रखना है, एलिट्स एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? तो ये आपके टी बी बॉटमोर हो गए। तो बॉटमोर ने का ही कथन है कि लोकतंत्र को समाज का ऐसा रूप है जिसमें एलिट्स की भर्ती जो है वैयक्तिक योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों से की जाती है। तो टी बी बॉटमोर का नाम ध्यान रखना है। एलिट्स एंड सोसाइटी इनकी बुक है जो कि 1969 में इन्होंने पब्लिश करी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर आधुनिक
चिंतक हैं। उत्तर आधुनिकतावाद जो हमने पढ़ा था, उत्तर आधुनिक चिंतक कौन से हैं इनमें से? तो इनमें से अगर देखें, मिशेल फूको आपके पास ऑप्शन में है, लियो स्ट्रॉस है, जहाँ फ्रांसवा लेतार्ड है, और आपका जॉन रॉल्स हैं। तो जॉन रॉल्स और लियो स्ट्रॉस जो हैं ये वैसे भी आपके उदारवादी और आदर्शवाद से रिलेट करते हैं दोनों को। तो 2 और 4 इसमें नहीं है, 1 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। ये आ गए हमारे पास, यानी 1 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहाँ फ्रांसवा लेटार्ड हो गया, मिशेल फूको हो गया, और एक नाम और अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो जाक दरिदा हो गए। ये जो तीनों थिंकर हैं ये उत्तर आधुनिकतावाद से रिलेट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद को अधिनायकवादी सिद्धांत कहा? टोटलिटेरियन डॉक्ट्राइन जो है मार्क्सवाद को कौन कहता है? ऑप्शन आपके सामने है, कार्ल पापर है, आइजिया बर्लिन है, हन्ना अरेंट है, या एंटोनियो ग्राम्सी है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो कार्ल पापर और हन्ना अरेंट, इसमें से दोनों सही हैं। कार्ल पापर और हन्ना अरेंट जो है अधिनायकवाद कहते हैं मार्क्सवाद को। कार्ल पापर आलोचना करते हैं मार्क्सवाद की, अपनी फेमस उनकी एक बुक है द ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनिमीज़। तो ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनिमीज़, और इसमें वो इट्स एनेमी का मतलब होता है शत्रु, और इसमें वो क्या करते हैं, हीगल मार्क्स और इसके अलावा आपका प्लेटो को, हीगल मार्क्स और प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहता है। तो ओपन सोसाइटीज़ एंड इट्स एनेमी में ये मुक्त समाज का शत्रु कहता है, और अधिनायकवाद का अध्ययन ये करते हैं अपनी इसी बुक में। हन्ना अरेंट ने भी क्या किया है? हन्ना अरेंट ने भी अधिनायकवाद कहा है मार्क्सवाद को द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। तो द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म ये आपको ध्यान रखना है। द ओरिजिन और ओरिजिन ऑफ यानी उत्पत्ति कैसे हुई है अधिनायकवाद की, इस पर बुक लिखी है हन्ना अरेंट ने, और इन्होंने भी अधिनायकवाद कहा है, यानी 1 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 सूचियाँ दी गई हैं जिनको हमने मिलान करना है। एक में इम्पोर्टेंट बुक्स दी गई हैं, उसके राइटर्स हमें दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि कौन सी बुक जो है किस राइटर ने लिखी हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ हॉब्स, द थ्योरी ऑफ ऑब्लिगेशन, ये जो बुक है ये हार्वर्ड बरेंडर की बुक है, ये ध्यान रखना है। अगर एडमंड बर्क की बुक हम इनमें से देखें तो रिफ्लेक्शन ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, ये एडमंड बर्क की बुक है। और मैरी बुलस्टोनक्राफ्ट की जो बुक है वो आपका विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद स्ट्रिचर्स ऑन पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्ट्स। तो मैरी बोलस्टोनक्राफ्ट की ये बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ये वैसे भी नारीवादी थिंकर हैं, तो ये बुक आपको वैसे भी ध्यान रह जाएगी। इसके अलावा सीबी मैकफर्सन की अगर बात करें तो मैकफर्सन की बुक है द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक। तो ये चारों बुक आपको ध्यान रखना है, यानी ए का 4 हो गया, 4 से 1 ही स्टार्ट हो रहा है, तो 4 3 2 1 यानी बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं रखता है? ऑप्शन आपके सामने है, सामाजिक उदारवाद, सकारात्मक स्वतंत्रता, पालने से कब्र तक कल्याण। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। मिनिमल स्टेट की बात जो है वो आधुनिक उदारवाद नहीं करता है, यानी न्यूनतम राज्य की बात जो है वो आधुनिक उदारवाद नहीं करता है। ये कल्याणकारी राज्य की संकल्पना देता है, न्यूनतम राज्य की संकल्पना नहीं देता है। शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन हैं? तो शिकागो विचारधारा के जो अर्थशास्त्री हैं उनमें से सर्वाधिक प्रमुख जो हैं आपके, वो आपके इनमें से अगर देखें तो मिल्टन फ्रीडमैन जो हैं ये सबसे प्रमुख विचारक हो जाते हैं। ये स्वेच्छातंत्रवाद से रिलेटेड हैं, और फ्रीडमैन जो हैं शिकागो विचारधारा के महत्वपूर्ण थिंकर माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा थिंकर है जो इनमें से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। तो अगर इनमें से हम देखें तो सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक जो नहीं है वो बताना है, यानी जो नकारात्मक स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अगर इनमें से देखें तो ग्रीन जो है ये सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक उदारवाद से भी और सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। हेराल्ड लास्की भी जो है ये भी
सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है। जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम जो है ये दोनों नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित हैं। तो समर्थक नहीं है बताना है तो 2 और 4 हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो केवल 2 और 4 जो हैं ये सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित थिंकर नहीं है, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका सकारात्मक थिंकर की अगर बात करें तो इसमें आपके रूसो आ जाते हैं, कांट, हीगल, बोसांके आ जाते हैं। नकारात्मक में अगर बात करें तो इसके अलावा मिल आ जाते हैं, लॉक ऑलरेडी आ गए हैं, हर्बर्ट स्पेंसर आ जाते हैं, एडम स्मिथ आ जाते हैं, रिकार्डो, फ्रीडमैन, ये सब जो है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक माने जाते हैं। कौन जो है नव दक्षिणपंथी सिद्धांत न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाले स्कूल हैं? तो न्यू राइट्स जो है एक कॉन्सेप्ट निकल के आया था। अब इनमें से बताना है कि कौन से स्कूल के थिंकर जो हैं न्यू राइट की आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। ऑप्शन आपके सामने है ऑस्ट्रियन स्कूल, शिकागो स्कूल, फ्रैंकफर्ट स्कूल और न्यूयॉर्क स्कूल। तो इनमें से अगर देखें हम तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑस्ट्रियन स्कूल और शिकागो स्कूल। 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑस्ट्रियन स्कूल और शिकागो स्कूल जो हैं इन्होंने न्यू राइट की अवधारणा को विकसित किया और इसी को ये मानते भी हैं। तो दोनों नव दक्षिणपंथी सिद्धांत पर आधारित हैं और दोनों ही क्या कहते हैं कि मुक्त बाजार का ये समर्थन करते हैं, फ्री मार्केट का समर्थन करते हैं। शिकागो स्कूल के थिंकर भी और ऑस्ट्रियन स्कूल के थिंकर भी। आइए, निम्नलिखित में से कौन रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक नहीं है? तो नहीं और है में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ लेना है कि नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। तो नहीं है पूछ रहा है। टी.एच. ग्रीन जो हैं ये रूढ़िवादी विचारक नहीं हैं, उदारवादी विचारक माने जाते हैं। तो रूढ़िवाद के प्रमुख विचारक जो हैं टी.एच. ग्रीन नहीं हैं, बल्कि एडमंड बर्क, माइकल ऑक्सफोर्ड, फ्रेडरिक यानी हेयक जो है ये सभी जो हैं आपके रूढ़िवाद के उन्नायक भी माने जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपका एक और नाम जो आप ध्यान रख सकते हैं, डेविड ह्यूम का नाम ध्यान रख सकते हैं। ये भी रूढ़िवादी विचारक माने जाते हैं। तो ये कुछ नाम आप रूढ़िवाद से रिलेटेड ध्यान रख सकते हैं। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति विभाजन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति विभाजन सिद्धांत है वो आपका स्वतंत्रता पर बल देता है और ये हमने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति विभाजन का सिद्धांत, इनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये बुक भी आपको ध्यान रखनी है। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है और वितरणात्मक न्याय की सर्वप्रथम जो अवधारणा दी थी वो अरस्तू ने दी थी और ये स्टेटमेंट भी आपका अरस्तू से ही रिलेटेड है, अरस्तू का ही स्टेटमेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लेखक इटली से संबंधित हैं? तो इटली से संबंधित अगर हम देखें तो ये एलिट्स थ्योरी के समर्थक हैं ये सारे। गिटानो मोस्का ये इटली से रिलेटेड है। इसके अलावा आपका पेरेटो भी आपका इटली से रिलेटेड है। रॉबर्ट मिसेल्स भी यूएसए से हैं और सी राइट मिल्स भी यूएसए से हैं। तो यानी 1 और 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है? तो स्वेच्छातंत्रवाद की अगर बात करें तो ये बताना कि कौन सा थिंकर जो है स्वेच्छातंत्रवाद का समर्थक नहीं है। अगर इनमें से देखें तो रॉबर्ट डहेल जो हैं ये स्वेच्छातंत्रवाद के समर्थक नहीं हैं। रॉबर्ट डहेल जो हैं ये बहुलवाद के समर्थक हैं और बाकी अगर ऑप्शन की बात करें तो बाकी सभी जो है, चाहे वो रॉबर्ट नॉजिक हो, मिल्टन फ्रीडमैन हो, एफ.ए. हेयक हो, तो ये तीनों थिंकर जो हैं स्वेच्छातंत्रवाद से संबंधित हैं। किसी भी राज्य को उसके द्वारा अनुरक्षित अधिकारों के लिए जाना जाता है। किसी भी राज्य को उसके द्वारा जो वो अधिकार देता है उसके लिए जाना जाता है। फेमस स्टेटमेंट है, लास्की का स्टेटमेंट है कि किसी भी राज्य को उसके द्वारा दिए गए अधिकारों के द्वारा ही जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है हेराल्ड जे लास्की का हो गया। निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से किसका उल्लेख रूजवेल्ट ने नहीं किया है? ऑप्शन आपके सामने है। इसमें बोला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना, भय और शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो अ, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये 4 प्रकार की स्वतंत्रताओं की इन्होंने बात करी है और इन्होंने कहा है कि जो 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उन्हें दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन्होंने जो 4 प्रकार की स्वतंत्रता बताई है इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन्होंने बताई थी, उपासना की स्वतंत्रता बताई थी, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता, भय के साथ में अभाव से स्वतंत्रता। तो ये 4 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी। शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता की बात फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने
नहीं की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन, ये हमारे पास ऑलरेडी टॉपिक भी है। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों की अगर बात करें तो इनमें से इतिहासवाद को भी बताया गया है, प्रत्यक्षवाद को, नैतिक सापेक्षतावाद, अति तथ्यात्मकता, ये चारों कारण बताए गए हैं राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के। अति तथ्यात्मकता और इसके अलावा जो आपका अति तथ्यात्मकता हो गया, प्रत्यक्षवाद हो गया, नैतिक सापेक्षवाद हो गया और इतिहासवाद हो गया। अति तथ्यात्मकता, इतिहासवाद और इसके अलावा जो आपका नैतिक सापेक्षवाद है, ये तीनों जो बताए थे ये ईस्टर्न ने बताए थे अपनी थ्योरी में। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के जिम्मेदार कारणों में इतिहासवाद, नैतिक सापेक्षवाद, अति तथ्यात्मकता और दूसरा विज्ञान और सिद्धांत के मध्य द्वंद्व यानी विज्ञान का कम प्रयोग, ये भी बताया था डेविड ईस्टर्न ने। प्रत्यक्षवाद को कौन बताते हैं? ये दांते जर्मिनो बताते हैं। दांते जर्मिनो बताते हैं कि प्रत्यक्षवाद जो है राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण है। और वैचारिक न्यूनतावाद, दो चीज़ें, प्रत्यक्षवाद और वैचारिक न्यूनतावाद कौन बताते हैं? दांते जर्मिनो बताते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्टर्न के अनुसार कौन सी शताब्दी वैज्ञानिक विधि का युग है? ईस्टर्न के अनुसार बताना है कि कौन सी शताब्दी को डेविड ईस्टर्न ने वैज्ञानिक विधि का युग कहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, 17वीं, 18वीं, 19वीं या फिर 20वीं शताब्दी। सही आंसर हो जाएगा 19वीं शताब्दी को डेविड ईस्टर्न ने वैज्ञानिक विधि का युग कहा है। और डेविड ईस्टर्न का नाम ज़रूर ध्यान रखना है। राजनीतिक सिद्धांतों में व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के प्रणेता जो है वो कौन माने जाते हैं? डेविड ईस्टर्न ही माने जाते हैं। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद संबंधी जो दृष्टिकोण है वो दोनों ही दृष्टिकोण जो है डेविड ईस्टर्न से रिलेटेड हैं। तो डेविड ईस्टर्न बहुत महत्वपूर्ण थिंकर हमारे हो जाते हैं। तो ये हमने इस सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन को टेस्ट सीरीज़ के फॉर्मेट में करना है तो हमारा ऐप स्टडी लवर्स फैमिली पर टेस्ट सीरीज़ आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो कि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 बोथ पेपर के लगभग 15 प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल मिलेंगे। पूरा ऑनलाइन मोड में होगा। तुरंत आपका रिजल्ट उसमें दिखा देता है कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए हैं और क्या उनका सही आंसर होना चाहिए। पूरा सॉल्यूशन के साथ में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। इसके अलावा अगर कोर्स नोट्स पीडीएफ वगैरह चाहिए तो कोर्स भी हमारा अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज़ जो है वो 699 इसका प्राइस है, केवल मेंटेनेंस चार्ज रखा गया है। और इसी के साथ जो हमारा कोर्स है उसका टोटल प्राइस जो है 999 है। ये भी केवल मेंटेनेंस चार्ज पे हम अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि अधिकतम जो अभ्यर्थी हैं वो इसका लाभ ले सकें। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट कौन सी यूनिट से हम शुरू करें वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।